वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस की, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटा का रखरखाव कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये एंटायर यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने सारी यूनिट कवर करी है। वैसे तो ये बीसीए का 5th सेमेस्टर का टॉपिक है, लेकिन अगर डेटाबेस के बारे में इनिशियल स्टेज से किसी को समझना है, जानना है, तो ये वाली वीडियो कंसिडर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम ही है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस यूनिट में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, पॉइंटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच, फिर डेटा मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर डीबीएमएस का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है वो देखेंगे, फिर डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच से। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमें पूरे डेटाबेस के सिस्टम को समझने में काफी इजी होगा, काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेटा की। डेटाबेस में सबसे मेन चीज क्या है? डेटा। तो डेटा क्या होता है? डेटा एक अनप्रोसेस फैक्ट होता है, या फिर कुछ नंबर भी कह सकते हैं, जिसको प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंग निकलती हो, एक अर्थ निकलता हो। अब ये डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है? देखिए, नंबर के फॉर्मेट में है, टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, मेजरमेंट, या कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है जिससे कुछ डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब एज ए एग्जाम्पल अगर हम अपने फोन की बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें लोगों का नंबर हम सेव कर सकते हैं। गैलरी में पिक्चर्स होती हैं। आप देख सकते हो कि पिक्चर्स में भी वीडियो का सेक्शन अलग होता है, कि वीडियो फॉर्मेट अलग होती है, डिलीटेड वाली चीजें अलग होती हैं। तो ये क्या होता है? ये सारी चीजें क्या है? आपकी डेटा है। म्यूजिक से सुनते हैं आप, तो साउंड भी क्या है? एक तरीके का डेटा ही है। अब अगर इस डेटा को हम अरेंज कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, वो भी क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें एक डिसीजन लेने में ये डेटा एक हेल्प करता है। हम फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं? एक फॉर्म फिल कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट अपना डेटा फिल कर दे, ये डेटा यूनिवर्सिटी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इसी डेटा से अपना कैलकुलेशन निकालती है कि इस ईयर में कौन से बच्चे ने कितने एडमिशन लिए, या फिर किस कोर्स में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए। तो ये क्या हुआ? डेटा ही लास्ट में जाके क्या कर रहा है? एक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। तो आई होप डेटा के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डेटाबेस। अब देखिए, डेटा को रखने के लिए एक बेस चाहिए। इसको एक तरीके से हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। कंटेनर का मतलब क्या होता है? कि जिसमें सारा डेटा क्या हो, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर वे में क्या हो, स्टोर हो जाए। जैसे एक अलमीरा होता है ना, अलमीरा में हम क्या करते हैं कि कई सारे पार्टीशन होते हैं। अब आप अपने कपड़े उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। तो सिमिलर लाइक डेटाबेस भी क्या होता है? जहां पे डेटा क्या हो, एक ऑर्गेनाइज वे में, या फिर एक स्ट्रक्चर वे में हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। अब स्ट्रक्चर वे में क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? क्योंकि इस डेटा को हमने स्टोर तो कर दिया, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस डेटा को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, और लाइब्रेरी में सारी बुक इस तरीके से पड़ी हो जहां से आपको ढूंढने में काफी परेशानी होगी। इसीलिए क्या होता है, लाइब्रेरी में हर एक बुक का अलग अलग सेक्शन होता है। तो अगर आपको साइंस की बुक चाहिए तो आप साइंस वाले सेक्शन में जाते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, टाइम सेविंग भी होता है, और आपको पता लग जाता है कि कौन से सेक्शन में कौन सी बुक रखी है, ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सको। सिमिलर डेटाबेस में भी यही होता है। डेटाबेस में क्या है कि हम डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, या फिर जरूरत पड़ने पे हम उसको अपडेट कर सके, या फिर किसी ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो किसके थ्रू होंगी? या तो किसी यूजर्स के थ्रू होगी, या फिर कोई हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे जिससे हम डेटा को क्या करेंगे? रिट्रीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको डेटा और डेटाबेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारी पूरी यूनिट ही डिपेंड कर रही है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीबीएमएस बोलते हैं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, डेटा क्या था?
पहले तो मैनुअली वर्क होता था, तो हम सारी चीजें क्या करते थे, एक फाइल सिस्टम में यूज करते थे, लिख लेते थे। लेकिन जब से डेटा क्या हुआ, एक तरीके से वर्चुअली स्टोर होने लगा। वर्चुअली मतलब सर्वर पे कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे गैजेट आने लगे जहां पे डेटा स्टोर करते हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो क्या हुआ, डेटा को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंट्रोल क्या करता है, जिसमें देखिए अब डेटाबेस क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो गया जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर मैनेज कर सकते हैं। किसमें, एक डेटाबेस में। मैंने आपको बताया ना कि डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर वे में अगर स्टोर करते हैं तो उसको डेटाबेस कहते हैं, लेकिन अगर एक सिस्टम के थ्रू करते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, it act as an interface between the database and user or application, so they can easily add, change, delete, retrieve data, while the DBMS take care of security, integrity, concurrency and backup। इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि अगर हम डीबीएमएस यूज ना करें तो क्या होगा। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी चीजें पहले हम मैनुअली करते थे। अगर हमने कहीं पे वो चीज नोट डाउन करके लिख दिया और वो नोट कहीं खो गया, तो इसमें सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अगर यही डेटाबेस अगर हम डीबीएमएस के थ्रू करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, एक यूजर के बीच में और एक डेटा के बीच में। मतलब यूजर को डेटा किस तरीके से पहुंचाए, वो काम कौन करता है, डीबीएमएस। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखिए डेटा को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को बहुत आसानी से रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करी थी, तो इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छे लेवल की होती है, हाई लेवल की होती है। क्यों, क्योंकि ये पूरा डेटा अब कहाँ चला गया है, आपका सर्वर पे। सर्वर इन द सेंस कि ये चीज किसके थ्रू मैनेज हो रही है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो रही है। डन। अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब डेटा को हम और भी चीजें हैं, कंकरेंसी, बैकअप भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे वाले स्लाइड में भी पढ़ेंगे। फाइल सिस्टम, जब डीबीएमएस हम यूज नहीं करते थे तो डेटा को किस तरीके से स्टोर करते थे, हम फाइल सिस्टम की तरह स्टोर करते थे। अब इसको एक तरीके से मान लें कि अगर जैसे एक बुक होती है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। अगर इस पेजेस को हम बंडल अप नहीं करेंगे तो हमें उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर एक पेज को एक बुक में रखते हैं, ताकि सारा जो डेटा है या सारा पेज है वो एक जगह पे स्टोर हो सके। सिमिलर फाइल सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और अपने हिसाब से डेटा को, फाइल को मैनेज कर सकते हैं। अब इसको हम किस डिस्क में या कौन से हार्डवेयर में स्टोर कर सकते हैं, या तो हार्ड डिस्क हो सकता है, या तो पेन ड्राइव हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप इसको डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब एक फाइल सिस्टम क्या है, जिसमें हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक सेपरेट फाइल, मतलब अलग अलग फाइल बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या करता है, हर एक फाइल रिकॉर्ड को रखता है सेपरेटली, ठीक है, जिससे हम डेटा को रीड और अपडेट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, जैसे हम लोकल डिस्क सी में भी आप देखो कई सारे फोल्डर होते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर आप जितने भी चाहे फोल्डर बना सकते हो। अब लास्ट वाले फोल्डर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले के फोल्डर को एक एक्सेस करना पड़ता है। मतलब एक तरीके से आपको एक तरीके से क्या दिखेगा, एक पाथ दिखेगा। तो फाइल सिस्टम क्या है, इसी पाथ पे ही काम करता है। अब मान लीजिए कोई कॉलेज का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का डेटा है, तो वो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ये सारी फाइल टीएक्सटी फॉर्मेट में होती थी। कोर्स का डेटा है तो कोर्स डॉट टीएक्सटी, या मार्क्स का डेटा है तो मार्क्स डॉट टीएक्सटी। मान लीजिए इन तीनों ही फाइल को मुझे एक फोल्डर में फिल करना है, जिसका नाम है कॉलेज। कॉलेज नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक स्टूडेंट का फोल्डर बनाया है, एक कोर्स का बनाया है, और एक मार्क्स का बनाया है। तो ये क्या हुआ कि अगर हमें मार्क्स तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें कॉलेज के फोल्डर को एक्सेस करना पड़ता है, फिर हम मार्क्स वाले फोल्डर पे जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का फाइल सिस्टम है जो हम डीबीएमएस से पहले फाइल सिस्टम को यूज करते हैं।
फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि अगर हम फाइल सिस्टम के थ्रू डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो देन हमें डीबीएमएस की क्यों नीड हुई, और अगर हम डीबीएमएस के थ्रू डेटा को स्टोर करने लगे हैं तो हम फाइल सिस्टम यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो दोनों में अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कभी हम फाइल सिस्टम के थ्रू भी डेटा को यूज करते हैं और डीबीएमएस के थ्रू भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको मैंने एज अ फीचर्स के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सेम डेटा को हम मल्टीपल फाइल में स्टोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइल सिस्टम में आपने देखा होगा कि मल्टीपल फोल्डर्स के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम मल्टीपल फोल्डर बनाते हैं, फिर फोल्डर के अकॉर्डिंग ही डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो एज एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीजें लोकल डिस्क सी में जाती है। तो सी में देखा होगा कि मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग कौन सा फोल्डर किसके थ्रू क्या यूज होने वाला है वो बनाता है। अब लेकिन इसमें क्या है कि डेटा एक सेंट्रलाइज वे में होता है, मतलब सेंट्रलाइज का मतलब कि एक जगह डेटा स्टोर हो जाता है और यहाँ पे डेटा का डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल डेटा स्टोर नहीं होता है, मतलब एक ही चीज, एक ही फाइल मल्टीपल टाइम यूज नहीं होगी, नहीं स्टोर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी पर्पस। इसमें क्या है, एक सेंट्रलाइज एक्सेस नहीं है। मतलब एक सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह डेटा स्टोर हो रहा है और उसी जगह से हम मल्टीपल यूजर को एक्सेस दे पाए। लेकिन यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज एक्सेस नहीं है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो अगर हमें उसको किसी दूसरे पर्सन को भेजना है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरी फाइल ही देना पड़ता है, पूरी फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पहले ब्लूटूथ चलता था, अब तो बहुत सारी ऐसे चीजें आ गई कि जिसके थ्रू हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में क्या है, हाई है, क्योंकि इसमें डेटा सेंट्रलाइज होता है, एक जगह सर्वर पे पड़ा है डेटा, कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है सेम टाइम पे। अब हम डेटा शेयरिंग की बात करें तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू डेटा को भेजिए या फिर कोई और डिवाइस यूज करें। लेकिन इसमें क्या है, सारा डेटा सर्वर पे पड़ा है, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो ये होता तो है बट मैनुअली करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि सिस्टम जब करेक्ट हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम को रिबूट करवाना पड़ता है, उसकी सफाई करवानी पड़ती है। लेकिन तो क्या है कि डेटा को हम क्या करें, बैकअप भी रखें, तो हमें सारी चीजें क्या करना है, मैनुअली करना पड़ता है। बट इसमें ऑटोमेटिक होता है, सारी चीजें बनी होती हैं, बैकअप भी रखता है और रिकवरी भी डन कर देता है। कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें तो मल्टीपल यूजर कैन नॉट सेफली एक्सेस चेंज डेटा एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कर सकते हैं क्योंकि डेटा मैंने बोला सर्वर पे है, अगर हम डेटा को यूजर को एक्सेस दे रहे हैं तो वो एक सेम टाइम पे एक्सेस कर सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एक्सेल फाइल तो जरूरी यूज की होगी। अगर आपने एक्सेल फाइल अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब लोकली यूज कर रहे हो उसको, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप एडिट करते हो, डेटा स्टोर करते हो, तो आपके सिस्टम में ही रह जाता है। अगर किसी को ये फाइल एक्सेस करनी है, उसमें चेंजेस करना है, तो ये फाइल या तो आप उसको शेयर करोगे या तो वो पर्सन आप ही के सिस्टम पे बैठ के वो काम कर सकता है, एडिट कर सकता है। लेकिन यही शीट अगर आपने गूगल शीट के थ्रू बना दी, मतलब एक्सेल की फाइल गूगल शीट के थ्रू बना दी, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल यूजर को एक्सेस दे सकते हो एज अ जीमेल के थ्रू। इससे आप क्या कर सकते हो, यूजर को एडिटर भी बना सकते हो और या फिर व्यूअर भी बना सकते हो। मतलब एक्सेस दे सकते हो कि वो या तो व्यू करे या तो उसमें एडिट करे या डेटा को डाउनलोड भी कर सके। तो आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि काफी इजी वे में काम हो जाता है। अब क्वेरी की बात करें तो ये सारी चीजें मैंने बताया कि लोकली होती हैं, तो लोकली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी। काफी हार्ड होता है और स्लो होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन ये क्या है, सर्वर पे है, तो हम एसक्यूएल के थ्रू, इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है एसक्यूएल, इसको हम सीक्वल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू यूजर क्वेरी लिखता है और डेटा को एक्सेस कर सकता है। डेटा कंकरेंसी की बात करें तो बहुत पुअर होती है, क्योंकि डिफरेंट फाइल हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यू को होल्ड कर रहा हो, भले ही वो सेम डेटा के लिए हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें एक सेंट्रलाइज वे में काम होता है, डेटा एक ही बार स्टोर है,
जो मल्टीपल रिप्लिका नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो क्या करता है कि सेम डेटा को हर जगह सेम ही यूजर को दिखाता है। लेकिन स्टोरेज की बात करें यहाँ पे, तो ये अनस्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये तो हमारे पे डिपेंड कर रहा है, हम कितने भी फोल्डर बनाए, उसमें कितने भी फाइल रखें, तो ये एक अनस्ट्रक्चर हो जाता है। कहीं पे भी बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक टेबलर मतलब टैबुलर फॉर्मेट में होगा, जिसमें कॉलम होंगी, मल्टीपल कॉलम, मतलब अगर सैलरी की बात हो रही तो सैलरी का अलग ही कॉलम होगा, उसमें किसी पर्सन का नेम नहीं आ सकता। लेकिन अगर पर्सन की नेम की बात हो रही है तो उसमें उसका एड्रेस नहीं आ सकता, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ही यूज होता है। तो ये फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में ये डिफरेंस है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज में। अब देखिए, डीबीएमएस फाइल सिस्टम की जगह यूज तो होने लगा, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ही था कि डेटा रिडंडेंसी, कि ये इसने रिडंडेंसी को रिड्यूस किया है, क्योंकि डेटा क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज मैनर में स्टोर होने लगा। अब सेंट्रलाइज मैनर में स्टोर होगा तो डेटा का जो डुप्लीकेसी था, मतलब रेप्लिका था, मतलब एक ही डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर हो रहा है, इस वाले फॉर्मेट को उसने रिड्यूस कर दिया, कम ही कर दिया एक तरीके से। डेटा कंसिस्टेंसी की बात करें तो एक ही डेटा, मतलब अगर एक पर्सन का डेटा है तो वो डिफरेंट यूजर को वही डेटा दिखेगा, भले ही आप उसको किसी भी एप्लीकेशन से एक्सेस कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एज अ स्टूडेंट की बात करी थी, यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तो अगर एक यूनिवर्सिटी का डेटा अगर पड़ा हुआ है किसी डीबीएमएस में, डेटाबेस में, तो वो डेटा आपको वही सेम दिखेगा। अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर आपने 10th और 12th की मार्कशीट अगर देखी होगी, तो आप एनरोलमेंट नंबर डालते हो, आप कहीं से भी उसको एक्सेस करो, आपकी मार्कशीट वही दिखती है। तो सिर्फ क्यों? क्योंकि ये डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, एक सेंट्रलाइज डेटा बन चुका है जो गवर्नमेंट के पास है एनरोलमेंट, फिर वही डेटा आपको सारी जगह पे, सारे सर्वर पे वही डेटा दिखता है। अगर हम डेटा शेयरिंग की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन से डेटा को एक साथ एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हम कई सारे कंट्रोल दे सकते हैं, ऑथेंटिकेशन होता है, या फिर डीबीएमएस के थ्रू ये ऑथराइज होता है। मतलब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि अगर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा है और उस टेबल में भी हमें अगर मल्टीपल कॉलम किसी यूजर को शो करवाना है, तो हम उतना ही डेटा उसको शो करवा सकते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पज से। जैसे किसी, मान लीजिए किसी का ये बैंक की डिटेल है, अब बैंक की डिटेल तो बहुत ही डेलीकेट होती है, हम सबसे शेयर नहीं कर सकते। तो ये डेटा अगर हमें किसी यूजर को शेयर करना है, लेकिन एज अ यूजर नेम शेयर करना है, ना ही उसके बैंक के अकाउंट नंबर शेयर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को हटा भी मतलब उसमें एक्सेस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये सारे काम हम डीबीएमएस के थ्रू करते हैं। अब इसमें बैकअप होता है, रिकवरी होता है, वो ऑटोमेटिक बैकअप रखता है। आप जितनी भी चीजें करोगे, आपने देखा होगा गूगल शीट पे अगर आप काम कर रहे होते तो आप उसको सेव करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। डेटा इंटीग्रिटी की बात करें, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा को मल्टीपल टाइम में तोड़ना, ठीक है। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हम गूगल शीट पे क्या करते हैं, उसकी कई सारी शीट बनाते हैं, डेटा को तोड़ के क्या करते हैं, छोटे डेटा में कन्वर्ट करते हैं, उसकी कई सारी शीट बनाते हैं। लेकिन डीबीएमएस में हम तोड़ते नहीं है डेटा को, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं। जो भी कॉलम हमें देखना है या जो भी टेबल हमें देखना है, बस एक क्वेरी जनरेट करिए, वो पूरे डेटाबेस से वही क्वेरी जो आपको देखना है वो सर्च करके आपको दिखा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंकरेंसी कंट्रोल। इसमें क्या है, मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं सेम डेटाबेस को विदाउट कन्फ्लिक्ट। मतलब मैंने अभी बताया था, लोकल होस्ट पे अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो या तो आप उसी के सिस्टम पे एक्सेस करिए, या तो वो शेयर करे तब करेगा। लेकिन ये क्या है, सर्वर पे है, तो सर्वर पे एक सेंट्रलाइज डेटा है, तो वो क्या कर सकता है कि मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप गूगल शीट पे भी देखना कि अगर आप जिस पर्सन को डेटा शेयर करते हो, आपके साथ वो भी लॉग इन होता है और उस शीट पे क्या क्या वो एडिट कर रहे हैं, आपको भी सेम टाइम पे वो चीजें दिख जाएंगी। अगर डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो चेंजेस इन डेटाबेस स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम डेटाबेस के कुछ डेटा स्ट्रक्चर या
कि स्ट्रक्चर मतलब अगर हमने टेबल बनाई है और उसमें अगर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो वो पूरे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। हाई क्वेरी पावर की बात इसमें है, एक एडवांटेज है कि मैंने बताया ना पूरे डेटाबेस से हमें उसको इंटीग्रेट मतलब कई सारे पार्ट में बांटने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी लिखते हैं और क्वेरी से वो क्या करेगा, पूरे डेटाबेस में जो आपने क्वेरी लिखी है उसी के बेसिस पे सर्च करके डेटा को रिट्रीव करता है और आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई एडवांटेज की बात। इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में क्या है कि डीबीएमएस है तो सॉफ्टवेयर ना, अब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपना नया नया वर्जन लाता रहता है। तो अगर हमें एक वर्जन से जो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है वो तो हम कर सकते हैं यूज, लेकिन अगर हमें और डेटाबेस की जरूरत पड़े, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए और जगह की स्पेस की जरूरत पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब जितना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके स्पेस को खरीदना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट देना पड़ेगा। तो काफी हाई कॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें मोर स्टोरेज स्पेस की, तो यही सेम चीज जो अभी मैंने बताया कि डीबीएमएस में काफी ज्यादा मेमोरी यूज होती है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और कई सारे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी इसमें मेमोरी यूज होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। परफॉर्मेंस इशू क्या है कि फॉर वेरी स्मॉल डेटा और कॉम्प्लेक्स टास्क डीबीएमएस में बी स्लोवर, मतलब अगर बहुत सारे टास्क करने होते हैं, ठीक है, तो डीबीएमएस क्या करता है, स्लोअर कर देता है। क्योंकि मैंने बताया ना मल्टीपल यूजर एक टाइम पे एक्सेस करते हैं, तो डेटाबेस किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्वर पे। अगर सर्वर एक स्लो है तो जो हमारा टास्क है वो भी क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस में इशू लाता है। नेक्स्ट है फेलियर इम्पैक्ट। फेलियर इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि डीबीएमएस क्या है, एक सेंट्रलाइज डेटा है, मतलब क्या करता है, एक सेंटर पे डेटा है। अगर यही फेल हो गया तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ही आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। पूरा क्रैश हो गया डेटा तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। हालांकि ये क्या करता है, अपना बैकअप रिकवरी रखता है, लेकिन एक डिपेंड किस पे कर रहा है, एक सेंट्रल पे कर रहा है, तो सारा डेटा यहाँ पे क्रैश तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। अब मैंने बताया ना सेंट्रलाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कई सारे अपडेट, रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, काफी ज्यादा हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसमें रेगुलर अपडेट्स हैं, ट्यूनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, और जो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी इसका मतलब हाई मेंटेनेंस वाली चीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स की। तो अभी तक हमने जो कवर किया वो डेटाबेस के बारे में देखा था। अब हम ये जो डेटा है वो किस तरीके से मॉडल पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से ये बना हुआ है, या डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम किस में सीखते हैं, डेटा मॉडल पे। तो देखिए क्या है कि अ डेटा मॉडल इज अ वे to represent data, its relationship, constraint and structure inside a database। मतलब डेटा डेटाबेस में किस तरीके से रखा हुआ है, या फिर एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरीके से रिलेशनशिप रख रहा है। कंस्ट्रेंट को एक तरीके से आप कॉलम ही समझ लीजिए कि वो कितने कॉलम में डिपेंड है, या फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, डेटा मॉडल पे डिपेंड करता है। अब इट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर हमें कोई घर खरीदना है, ठीक है, तो अब भाई घर खरीदना है तो ऑब्वियस सी बात है कि घर खरीदने के बाद, या घर बनवाना है, सॉरी घर बनवाना है, तो मैंने एक जमीन खरीदी, लेकिन इस जमीन पे घर किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, तो अगर हम उस चीज को एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझेंगे तो आर्किटेक्चर हमें क्या देगा, एक ब्लूप्रिंट ही तो बना के देगा, एक रफ पेज पे बना के देगा कि यहाँ पे आप ये कर दीजिए, वहां पे ये कर दीजिए। तो डेटा मॉडल भी क्या करता है, डेटाबेस में डेटा किस तरीके से डिफाइन है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये यही काम डेटा मॉडल का होता है। अब they define how data is structured, what type of relationship exists between data item and which rules मतलब constraint must be follow। ये सब क्या दिखाता है कि वो डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर डेटा है तो एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरीके से रिलेशनशिप रख रहा है। अभी ये सारी चीजें और भी क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और कौन से रूल को फॉलो कर रहा है।
तो ये सब काम किसका है, डेटा मॉडल का है। अब देखिए अगर लॉजिकल डेटा मॉडल की बात करें तो ये आप 5 पार्ट में देख सकते हो, 5 पार्ट में ये डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और एंटिटी मॉडल। अब इसी 5 मॉडल के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है हियरार्किकल मॉडल, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हियरार्किकल एक तरीके से क्या होता है, एक ट्री लाइन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्री की जो रूट होती है वो नीचे की साइड होती है, बाकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर होती हैं। सेम, अब यहाँ पे ट्री लाइन लिखा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए उल्टा ट्री, मतलब जो उसकी जड़ होगी, जो रूट होगी वो ऊपर टॉप पे होगी और उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो नीचे के साइड होंगी। आप इसको हियरार्किकल को एक और अच्छे इजी वे में समझ सकते हैं कि हम इसको एज अ फैमिली ट्री की तरह समझ सकते हैं। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें जो बड़े बूढ़े होते हैं, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो ऊपर के साइड आते हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के बाद क्या आता है, चाइल्ड आता है। ठीक है, तो ये एक हियरार्किकल मॉडल बनता है। अब इसमें कुछ चीजें आएंगी, मैंने आपको यूज किया था पेरेंट और चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है, बाकी क्या होते हैं, इसके चाइल्ड होते हैं। अब इसी मॉडल पे आप देख लेना, अभी मैं एग्जाम्पल को बताने वाली हूँ, लेकिन इसी में ही आप देखो ये एक शूज है, तो शूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन शूज के कई सारे क्या है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा कि पेरेंट एक ही है, मतलब सिंगल पेरेंट है, लेकिन इसके चाइल्ड कितने हैं, 2 हैं। मतलब शूज है, शूज एक मेन कैटेगरी है। शूज के अंदर आ रहा है 2 शूज हो सकते हैं, चाहे वो वुमेन्स के हो सकते हैं, चाहे मेंस के हो सकते हैं। फिर आगे फर्दर भी आप देखोगे कि वुमेन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वुमेन्स के या तो हाई हील्स हो सकती हैं, बेलीज ले सकते हैं, या तो मेंस में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, या तो स्पोर्ट्स वाले हो सकते हैं या तो स्नीकर्स वाले हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक हियरार्किकल मॉडल है, मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड में डिवाइड होता है। इस ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, पेरेंट कितना है, 1 है, लेकिन इस 1 का रिलेशनशिप कितने से है, 2 से है। तो यहाँ पे जाके ये रिलेशनशिप कितने में बट गया, मैनी में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1 to many, मतलब एक पेरेंट होगा और उस पेरेंट के कई सारे, मैनी मतलब कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट 1 to many रिलेशनशिप। अब इसमें आप डेटा, अब आप हियरार्किकल मॉडल कहाँ देखते हो, एज एन एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड फाइल स्ट्रक्चर। देखिए अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो जो फाइल सिस्टम था वो हियरार्किकल ही मॉडल था। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला जो फोल्डर होता है, मान लीजिए स्टूडेंट का फोल्डर है, अब स्टूडेंट के फोल्डर में सेमेस्टर 1 की डिटेल है, ठीक है। अब उसी के अंदर अगर हम गए तो सेमेस्टर 2 की डिटेल है, तो मल्टीपल फोल्डर बनते जा रहे हैं। तो ये हियरार्की बनती जा रही है कि कई सारी जैसे अगर हम इसको एज अ इसमें ही हियरार्किकल की बात करें तो मैंने बताया ना स्टूडेंट का एक फोल्डर है। अब इसके कई सारे क्या हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा हो सकता है, सेकंड सेमेस्टर का डेटा हो सकता है, थर्ड सेमेस्टर का डेटा हो सकता है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उसके मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, कोर्स हो सकता है, इसमें भी सेम चीजें हो सकती है। तो ये देखिए मल्टीपल क्या होता जा रहा है, चाइल्ड बनते जा रहे हैं, लेकिन पेरेंट क्या है, पेरेंट इसका एक ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं। तो आई होप ये हियरार्किकल मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं नेटवर्क मॉडल। अब ये नेटवर्क मॉडल क्या है, आप देखोगे कि ये भी तो सेम ही लग रहा है हियरार्किकल की तरह, लेकिन नहीं, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये ग्राफ स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ग्राफ कह सकते हो या फिर एक इमेज के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो नोड्स होते हैं वो कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड। मतलब पहले क्या था, एक पेरेंट था, उसके मल्टीपल चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। मतलब जो रूट है, जो रूट वाला पॉइंट था वो मल्टीपल हो सकते हैं और उसके मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल है और मल्टीपल को ही सपोर्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सा हुआ, 1 to many तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, many to many, क्योंकि एक रिलेशनशिप नहीं है, बहुत सारे रिलेशनशिप से कई सारे रिलेशनशिप बन रहे हैं। अब ये क्या है, यूजफुल फॉर
कॉम्प्लेक्स डेटाबेस लाइक यूनिवर्सिटी कोर्स एनरोलमेंट। अब देखिए ये सिंपल वे में तो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए कॉलेज, कॉलेज अगर हम इसको पेरेंट मान लें, देखिए ठीक है, तो कॉलेज के दो चाइल्ड हुए, मतलब एक कंप्यूटर साइंस का क्या होगा, एक डिपार्टमेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, और एक लाइब्रेरी का चाइल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन फर्दर यही चाइल्ड फिर से एक पेरेंट पे जाके मिल रहा है, वो पेरेंट कौन सा है, स्टूडेंट पे। तो आप देखो कि दो चाइल्ड के कितने हुए, दो पेरेंट हुए। अब देखिए यहाँ पे दो पेरेंट का होना यही दिखा रहा है कि यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। मतलब कॉलेज पहले दो पार्ट में डिवाइड है, अब यही सीएससी डिपार्टमेंट या फिर लाइब्रेरी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आगे जाके किससे कनेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट ही तो इस चीज को एक्सेस कर रहा है, और ये दोनों चीजें किसके किसमें है, कॉलेज में रिप्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें मल्टीपल पेरेंट होंगे, मल्टीपल चाइल्ड होंगे। अब कॉम्प्लेक्स डेटाबेस मतलब बहुत सारे अगर रिलेशनशिप बनाने हैं तो उस केस में नेटवर्क मॉडल ही काम आता है। नेक्स्ट है रिलेशन मॉडल। इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, रिलेशन मतलब एक कुछ ना कुछ इसमें संबंध रख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल में स्टोर होता है, इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। अब टेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है रोज होंगे और कॉलम होंगे। अब देखिए रोज को हम टपल भी बोलते हैं, यहाँ पे अगर टपल वर्ड यूज हो तो कंफ्यूज मत होगा, यहाँ पे रोज ही बात हो रही है। कॉलम है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप, ठीक है, कि कई सारे इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अब रिलेशंस आर कनेक्टेड वाया की, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि की क्या है, तो की बात हम आगे वाले स्लाइड पे करेंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि सारे जो रिलेशंस होते हैं, मतलब ये जो रोज बने हुए हैं या कॉलम बनी हुई है या डिफरेंट टेबल्स बने हैं, वो एक टेबल दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, वो कीज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप मॉडल मतलब अभी जो डीबीएमएस में मेन जो एसक्यूएल की बात कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेशन पे। मतलब अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो एसक्यूएल लिखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल, ये देखिए ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि एसक्यूएल किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेशनशिप मॉडल पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। अब इस डेटाबेस में कई सारी रोज हैं, रोज आपकी इधर ये वाली होती है, ठीक है, ये सारी रोज है। अब कई सारी रोज में आप देखो सबसे, और इधर जो बनता है वो होता है कॉलम। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम बना है रोल नंबर, फिर नेम, फिर सीजीपीए लिखा हुआ है। अब एक एंट्री गई है, मतलब एक एंट्री ये वाली है, फिर दूसरी एंट्री ये है, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब देखिए इसको रोज को हम टपल भी कहते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था की, मैंने बताया ना कि कई सारे जो टेबल होते हैं वो किसके थ्रू रिलेशनशिप रखते हैं, कीज के थ्रू रखते हैं। तो हमेशा टेबल में आप देखना या फिर जब भी डेटाबेस बनता है तो कुछ ना कुछ एक एंटिटी ऐसी होती है जो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है कि वो दोबारा उसका यूज कोई और पर्सन नहीं करेगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जब लेते हो, एडमिशन लेते हो, तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है और यही एनरोलमेंट नंबर थ्रू आउट द ईयर चलता है। और यही एनरोलमेंट नंबर, ऐसा नहीं कि आप पास हो जाते हो तो ये एनरोलमेंट नंबर किसी और को दे दिया जाता है, नहीं, ये यूनिक होता है, वो आपका ही रहता है। तो सिमिलर लाइक यहाँ पे जो कीज की बात होती है वो इसी को ही रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक का रिलेशन दूसरे से रखेंगे और वो यूनिक नहीं होगा, वो रेप्लिकेट करेगा, तो प्रॉब्लम आने वाली होती है। तो ये जो यूनिकनेस की बात हो रही है तो वो रिप्रेजेंट करता है, देखिए कई सारी कीज होंगी, यहाँ पे एज अ प्राइमरी की बात करी गई है, ठीक है। तो एज अ रिलेशनशिप मॉडल आई होप समझ में आ गया होगा कि वो एक टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यूज होता है जिसमें रोज होती है, कॉलम होती है, और वो की के थ्रू कनेक्टेड होता है और इसमें एसक्यूएल क्वेरी यूज होती है। अब यही सारी चीजें हम और कॉम्प्लेक्स तरीके से सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप एज अ रिलेशनशिप मॉडल्स में इसको इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब सबसे पहले ये देखिए इसमें
ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी डेटा स्टोर होंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें स्टूडेंट का डेटा अभी मैंने सेव किया तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए मुझे किसी कस्टमर का डेटा सेव करना है तो कस्टमर क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हर एक एंट्री, हर एक एंटिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पे रो एंड कॉलम में नहीं होता है, यहाँ पे एज अ डेटा किसके थ्रू ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा जो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डेटा अगर ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स या मेथड या प्रॉपर्टी भी यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अलाउइंग कॉम्प्लेक्स डेटा एंड बिहेवियर टू बी स्टोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एडवांस डेटा रिप्रेजेंट। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डेटा जब कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हम इसको एडवांस पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। ये आपने मोस्टली देखा होगा कि बैंकिंग सर्वर में ज्यादा यूज होता है, जहां पे फाइनेंशियल यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये डेटा बनता कैसे, अगर हम ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सन है। ठीक है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब पर्सन देखिए कुछ कुछ भी हो सकता है भाई, वो पर्सन एज अ स्टूडेंट भी हो सकता है, वो पर्सन एज अ डॉक्टर भी हो सकता है, वो पर्सन एज अ इंजीनियर भी हो सकता है। अब इस पर्सन को एज अ क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट कह दिया है। ठीक है, ये सारे क्या बन गए हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के मैंने बताया कि कई प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब उस पर्सन को अगर हमें नेम क्या है, एज क्या है और इसका सेट नेम क्या है। ठीक है, सिमिलर लाइक स्टूडेंट भी होगा तो स्टूडेंट के भी कुछ रोल नंबर हैं, ब्रांचेस हैं, उसके मार्क्स होंगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर की आईडी है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है, काउंट टू ऑपरेशन है। इंजीनियर है तो आईडी है, डिपार्टमेंट है, काउंट टू पेज है। तो ये सारे क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे बेस्ड होते हैं। मतलब बस एक इसमें ये पैटर्न समझ लीजिए कि कई सारी चीजें किस पे बेस्ड होती हैं, अब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होंगी, ना कि रोज एंड कॉलम पे बेस्ड होंगी। नेक्स्ट है ER मॉडल, जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, एंटिटी रिलेशन, ये ऑब्जेक्ट वाला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला प्लस रिलेशन वाला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कुछ एट्रीब्यूट होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। और रिलेशन की बात आई तो रिलेशन में क्या होगा कि उसमें कुछ टैबुलर फॉर्मेट भी आ गया, मतलब कुछ रोज भी होंगे और कॉलम भी होगा। तो ये जब एंटिटी आती है, ER डायग्राम आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे और कुछ इसमें टैबुलर फॉर्मेट भी आएगा। तो अब ये देखिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काफी ज्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल मॉडल हुआ। इसमें हम देखें एंटिटीज आएंगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे और रिलेशनशिप्स भी आने शुरू हो गए। रिलेशनशिप्स का मतलब है कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीपल टेबल्स आएंगी। टेबल्स क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना रिलेशनल मॉडल भी यूज होगा। यहाँ पे ऑफन विजुलाइज वाया ER डायग्राम टू डिजाइन डेटाबेस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। हम डेटाबेस में इसमें क्या करते हैं, डेटाबेस में डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन से मतलब पहले हम एक ER डायग्राम के थ्रू इसको विजुलाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बताया इसमें ऑब्जेक्ट भी है, रिलेशन भी है, मतलब टेबल भी है, मल्टीपल टेबल है। तो भाई डायरेक्टली डेटा को स्टोर करने से पहले हम एक इसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एक ER डायग्राम बना लेते हैं, उसी के थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये देखिए ER डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो एंटिटी है, कौन कौन सी, एक स्टूडेंट की है और वो कोर्स की है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट और कोर्स में रिलेशन क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ना रिलेशनशिप। अब भाई स्टूडेंट है कोर्स है तो दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा, तो वो क्या है, स्टडी का। भाई स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोर्स को स्टडी कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का इसमें क्या हुआ, एज अ रिलेशन हुआ। तो मेन एंटिटी क्या हुई, स्टूडेंट और कोर्स, मतलब इसको आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट में उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगी, ऑब्जेक्ट है तो एट्रीब्यूट होगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखिए स्टूडेंट है तो उसकी कुछ स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एज होगा। सिमिलर कोर्स है तो कोर्स की भी कोई आईडी होगी और कोर्स का भी कुछ नेम होगा, तो इसको हम एज अ एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा
आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। और ये किस तरीके से बना है ये भी हम आगे समझेंगे। इसको हम ईआर डायग्राम बोलते हैं। ईआर डायग्राम में ये सारे जो स्क्वायर है, ब्रैकेट है, मतलब सॉरी स्क्वायर लिया गया है, ओवल शेप लिया गया, वो सब क्या है वो हम आगे थोड़ा समझेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, सिर्फ जो कॉम्बिनेशन है वो ऑब्जेक्ट का है और रिलेशनशिप का है, ठीक है। मतलब इसमें कई सारी एंटिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होगा, और ये एंटिटी आपस में क्या रखेंगी, रिलेशनशिप रखेंगी। ये देखने में ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसीलिए ये क्या करता है, काफी ज्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा को एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा मॉडल कंप्लीट होता है। अब हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर मतलब किस तरीके से ये बना हुआ है। DBMS architecture describe the way the user interact with the database for the purpose of reading, writing and updating information। मतलब डेटा को यूजर किस तरीके से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो किस लिए, चाहे वो डेटा को पढ़ने के लिए हो, लिखने के लिए हो, या फिर डेटा में कुछ अब डेटा में इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की बात हो। अब इसमें क्या है, वेल डिजाइन आर्किटेक्ट होता है और इसको स्कीमा भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट आपको देता है। मतलब ब्लूप्रिंट मतलब डेटा टेबल में किस तरीके से सेव है, कितनी फील्ड इसमें डिफाइन की गई है, या डेटा किस तरीके से रिलेशनशिप का श्योर कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कितनी है, डेटा की परफॉर्मेंस कितनी है, डेटा कितना सिक्योर है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, डीबीएमएस आर्किटेक्चर दिखाता है। क्योंकि अभी हमने क्या करिए कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि डीबीएमएस में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। अब there are several types of DBMS architecture that we use according to the user's requirement। इसमें 3 तरीके के आर्किटेक्चर यूज होते हैं। पहला हम बोलते हैं 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि 1 टायर क्या है, 2 टायर क्या है, 3 टायर क्या है। 1 टायर, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान देखिएगा कि पहले ही लिखा हुआ है 1 टायर। 1 टायर का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक टायर में डेटा है। अब यहाँ पे यूजर क्या करता है, डायरेक्टली डेटाबेस में काम करता है। मतलब यूजर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मीन द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस आर ऑल इन वन एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा को यूजर डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है तो वो सारी चीजें क्या होंगी, एक ही एप्लीकेशन पे काम कर रही होंगी, एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगी। द यूजर कैन ओपन द एप्लीकेशन, इंटरैक्ट with the data and perform tasks without needing a separate server or network connection। मतलब क्या हुआ कि डेटा यूजर ने क्या किया, एप्लीकेशन को ओपन किया, डेटा से इंटरेक्ट किया, और जो उसको परफॉर्म कर रहा था परफॉर्म किया, बाकी बंद कर दिया। सेम सिमिलर लाइक क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेल शीट का अगर हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है तो हमने डायरेक्टली एक्सेल को ओपन किया, अपना डेटा पे काम किया, स्टोर किया, सेव किया, बंद कर दिया सिस्टम। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली यूजर क्या कर रहा है, डेटाबेस से या एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर। मतलब डेटा हमारा किसमें स्टोर है, लोकली स्टोर है। लोकली का मतलब हमारे पास है, मतलब हमारा जो फोन होता है वो भी तो एक तरीके से लोकली डेटा ही होता है ना, कि फोन में जितनी भी चीजें हैं वो फोन में ही रहती हैं, कोई और एक्सेस करेगा तभी मिलेगा। सिमिलर डेटा लोकल पे हुआ और हम उसको किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर ले रहे हैं। अगर हमें कोई वीडियो देखना है तो वीडियो का अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है उस पर चला लिया डेटा और देख लिया, वीडियो देख ली और क्लोज कर दी। मतलब यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो होता आता है 2 टायर। अब यहाँ पे 1 टायर की जगह पे क्या आया, 2। मतलब डेटा में कोई ना कोई मीडियम जुड़ गया है, कोई ना कोई एक माध्यम जुड़ गया है जिसके थ्रू हमें डेटा में क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल वेयर द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। एक क्लाइंट साइड इंटरफेस होता है और एक सर्वर साइड। मतलब यहाँ पे डेटा 2 पार्ट में डिवाइड, 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड, जिसमें हम कई सारे मैनेजमेंट लेयर होते हैं प्रोसेस करने के लिए। अब द application at the client and directly communicate with the database on the server side। यहाँ पर भी जो क्लाइंट है या फिर यूजर है वो डेटाबेस को एक्सेस तो कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन किसके थ्रू, सर्वर साइड के थ्रू। मतलब डेटा अब कहाँ पे चला गया, सर्वर पे चला गया। सिमिलर गूगल शीट अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप देखते हो कि अगर आप अपने जीमेल ओपन करते हो, जीमेल किसके थ्रू ओपन करते हो, जब आपके पास नेट होता है उसी का ही आप
जीमेल का अकाउंट ओपन करते हो, मतलब उसी की वेबसाइट पे जाके, फिर ओपन करने के बाद गूगल शीट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और विदाउट सेविंग अगर आपने उसको लॉग आउट भी कर दिया तब भी डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे यूजर और गूगल शीट के बीच में आ गया सर्वर। सर्वर का मतलब है आपका गूगल का वो जो यूआरएल था, मतलब सारी चीजें कहाँ चली गई, एज अ सर्वर पे चली गई। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उस एप्लीकेशन के थ्रू हमें डेटा को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यूजर इंटरफेस हुआ, मतलब डायरेक्टली क्लाइंट हुआ। अब वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, लॉग इन कर रहा है, तब जाके वो क्या कर रहा है, डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। आप चाहे इसका इंटरनेट बैंकिंग भी ले सकते हो, आप अपने फोन पे जाते हो, पहले लॉग इन करते हो, तभी आपको उसका डेटा मिलता है। या फिर आप अपना कोई रिजल्ट देखना चाह रहे हो तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हो, लॉग इन करते हो, उसके थ्रू ही आप सब्जेक्ट या कोर्स का ले सकते हो, या फिर अपना रिजल्ट या मार्क्स भी देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, टू टायर एप्लीकेशन हो गई, या टू टायर आर्किटेक्चर हो गया है। नेक्स्ट है थ्री टायर, मतलब अब तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, देयर इज अनदर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब क्लाइंट और सर्वर तो पहले ही था, लेकिन इसके बीच में एक और लेयर आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब क्लाइंट जो है वो सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। Instead, it interact with an application server which further communicate with the database system, and then the query process and transaction management like take place। मतलब सर्वर से डेटा हम डायरेक्टली फेच नहीं कर रहे हैं, पहले हम सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर वो जाके अपने डेटाबेस सिस्टम में चेक कर रहा है, होगा वो डेटा तो आपको ला के देगा, अगर नहीं होगा तो वो जो भी मैसेज आपको देना चाहे वो दे सकता है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने सबने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, ठीक है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट हमें पसंद आता है हम उसको एज अ विश लिस्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो विश लिस्ट में या फिर कार्ड में कर देते हैं। तो अब कार्ड में भी आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद अगर आप कार्ड को एक्सेस नहीं करो तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस डेटा बेस से वो प्रोडक्ट ही खत्म हो गया है, तो वो क्या करने दिखाता है आपका कि आउट ऑफ स्टोरेज हो गया, मतलब हमारे पास ये है ही नहीं। और अगर हमने टाइम रहते ही, या फिर अगर वो दिखा रहा है कि हाँ हमारे डेटाबेस में अभी भी ये डेटा है, आप इससे क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो आप एज अ थ्रू उसके आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज करते हो और आपको जो प्रोडक्ट होता है वो दिखा देता है कि इस टाइम तक डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, एज अ थ्री टायर में हो गई, जहां से हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, पहले वो डेटाबेस में जाता है, चेक करता है सर्वर, देन उसके बाद ही हम डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये तीन टायर आर्किटेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला जहां पे यूजर डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करता है, दूसरा वहां जहां से सर्वर की जरूरत पड़ती है, सर्वर पे लॉग इन करता है तब डेटा को एक्सेस करता है। अब यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में फिर से एक लेयर बन जाती है थ्री टायर आर्किटेक्चर, कि पहले सर्वर पे तो जाता है लेकिन सर्वर भी अपने एक एक तरीके से क्या करता है कि अ, अपने क्लाइंट को भेजता है, मतलब सर्वर में भी क्या होता है, एक तरीके से उसका एक मीडिएटर होता है कि भाई मीडिएटर जाओ मेरे डेटाबेस में सर्च करो, अगर वो चीजें हैं तो लाके दो। अच्छा, मैंने यहाँ पे एज अ मीडिएटर की बात करी, तो मीडिएटर एक तरीके से यहाँ पे होता है एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। मतलब वो क्या करता है, पहले डेटाबेस में सर्च करता है। एक तरीके से आप रेस्टोरेंट जाते हो ना, तो रेस्टोरेंट में आप क्या करते हो, बस खाना ऑर्डर करते हो, वेटर लाके आपको खाना देता है। तो वेटर एक क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है आपके मील पे, आपके मील को आपके प्लेट वहां पे टेबल तक पहुंचाने का। ठीक है, तो सेम एपीआई भी क्या करता है यहाँ पे एज अ लेयर की तरह काम करता है। पहले वो सर्च करता है डेटाबेस में, डेटा होगा तो वो क्लाइंट को दिखाता है। तो आई होप ये आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टायर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस। ठीक है, अब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी भी हमने जो बात करी थी कि डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस इन द सेंस कि डेटा अब चला गया सर्वर पे, अब सर्वर पे जो डेटा होगा वो बहुत लार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो अब क्या होगा कि उसकी स्केलेबिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर हमें डेटा में कुछ चेंजेस करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा इंडिपेंडेंस में ही ये कवर करता है। अब मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा है, तो क्या हम उसमें जाके एक एक पर्सन को लगाएंगे कि भाई उस डेटा को और अच्छे से करो या फिर उसका एक और लेवल अप करो, नहीं।
मतलब डेटा में खुद ही एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ही एक लेवल से अपने को दूसरे लेवल के आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर सके। मतलब डेटा डिपेंड नहीं रहता है, डेटा क्या होता है, एक इंडिपेंडेंटली काम करता है कि उसमें एक ऐसी एबिलिटी हो कि वो डेटा क्या करे, एक लेवल आर्किटेक्चर से दूसरे आर्किटेक्चर में खुद ही कन्वर्ट हो जाए विदाउट एनी अफेक्टिंग डेटा या स्ट्रक्चर। मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज डेटा वन लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर विदाउट अफेक्टिंग द लेवल अबव इट। मतलब एक लेवल से दूसरा लेवल के आर्किटेक्चर में अगर उसको चेंज करना है तो वो डेटा स्वतंत्र रहे, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लेवल की बात कर रहे हैं ना कि एक लेवल के आर्किटेक्चर से दूसरे लेवल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये लेवल क्या है, ठीक है। तो इससे पहले तो हमें लेवल को समझने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा लेवल है कि वो पार कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है कि डेटा इंडिपेंडेंट होके दूसरे आर्किटेक्चर में चेंज हो जाए। तो एक स्लाइड में पीछे जा रही हूँ कि इस लेवल को समझने के लिए। तो देखिए इस लेवल के लिए ये थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब डीबीएमएस में क्या है, आर्किटेक्चर टिपिकली फॉलो अ थ्री लेवल स्कीमा। अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो वो जो लास्ट वाला जो थ्री टायर आर्किटेक्चर था उसी को ही फॉलो करता है डीबीएमएस, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिजाइन टू सेपरेट यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस, द थ्री लेवल्स आर। अब ये देखिए डीबीएमएस दो तरीके के बेसिस पे काम करता है, एक तो फिजिकल लेवल और एक लॉजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या होता है कि फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सके, डेटा को देख सके अच्छे से, ठीक है। तो वो एक तरीके के स्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में डेटा किस तरीके से स्टोर है, मैनुपुलेट किस तरीके से करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, लॉजिक पे, ठीक है। तो उसको हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इसके थ्री लेवल की, ठीक है। तो थ्री लेवल में सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है इंटरनल, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल, एक आता है एक्सटर्नल। तीनों को ध्यान से देखिएगा, मिक्स मत करिएगा। इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल, इसके मीनिंग से ही समझते हैं। इंटरनल मतलब क्या हुआ, इंटरनल मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है। इंटरनल का मतलब अंदर का पार्ट, अंदर का पार्ट मतलब फिजिकल लेवल इसका। अब ये क्या करता है, दिस लेवल डील विद द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन हार्डवेयर सच एज डिस्क ड्राइव। इट हैंडल्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर including file format, indexing and access path. It abstract manage data, compression, encryption और भी बहुत सारी चीजें ये करता है। अब देखिए इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि डेटा हार्ड डिस्क में या और भी डिस्क में डेटा किस तरीके से फिजिकली स्टोर है जो हमें दिखे। मैंने आपको बताया था ना, इस सिस्टम में भी हम देखते हैं कि लोकल डिस्क सी होता है, उसमें भी दिखाता है कि आपका कितना स्पेस बाकी है और कितना भरा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से कोई और डिस्क होगा उसमें भी दिखाता है कि आपके उसमें डिवाइस में कितनी स्टोरेज खाली है, कितना भरा हुआ और कौन कौन सा पार्ट है। यहाँ तक कि आप अपने फोन पे भी देखोगे ना तो उसमें भी दिखाएगा कि म्यूजिक से आपने कितना पार्ट भर रखा हुआ है फोन का, ठीक है। और या फिर गैलरी ने कितना पार्ट स्पेस लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, एज अ इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर का पार्ट, मतलब फिजिकल लेवल पे दिखाता है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात करें, कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकल लेवल, लॉजिकल मतलब कि रिप्रेजेंट क्या करता है, ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। Define what data is stored, the relationship between data and constraint, does not deal with physical storage details। मतलब ये फिजिकल स्टोरेज की तो बात ही नहीं करता, ये बस दिखाता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर है। मैंने आपको बताया ना कि आपका पहले तो ओवरऑल दिखा देगा कि मान लीजिए 4 GB का स्पेस है, उसमें से 2 GB भरा हुआ है, तो 2 GB क्या करेगा, आपको ब्लू कलर में दिखा देता है, बाकी वो खाली स्पेस दिखाता है कि हाँ 2 GB आपका खाली है। लेकिन ये जो 2 GB का स्पेस है वो भरा हुआ है डेटा, ठीक है, वो किस तरीके से भरा हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर आप फोन देखोगे तो फोन में भी वो दिखाएगा कि भाई म्यूजिक ने, अगर आपने म्यूजिक मतलब सॉन्ग डाउनलोड किया हुआ है तो इसने कम से कम आपका 30% डेटा स्टोर कर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फाइल पीडीएफ, मान लीजिए आपकी कोई पीडीएफ फाइल है या कुछ भी ऐसी फाइल्स है, इसने कम से कम 50% डेटा
एक्सेस कर रखा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी आपकी एपीके फाइल होती हैं, गेम डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो इसने कम से कम 70% डेटा रखा हुआ है। मतलब ये आपको 2 GB में भी बताएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, मतलब ये पूरा सब कॉन्सेप्ट आपको बताता है, लॉजिकल व्यू आपको देता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो डेटा के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप रख रहा है या जो भी है, वो बहुत सारी चीजें क्या आती हैं, वो आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर का पार्ट। अब बाहर का पार्ट का मतलब होता है केवल व्यू, मतलब सिर्फ देखना, जहां से केवल क्या कर सकता है यूजर, सिर्फ देख सकता है, सी कर सकता है। ये क्या करता है, हाईएस्ट लेवल नियर होता है, मतलब यूजर के सबसे पास वाला जो लेवल होता है वो आपका एक्सटर्नल लेवल होता है। ये डिफाइन करता है डिफरेंट यूजर व्यूज और इंटरफेस टू द डेटाबेस, ठीक है। ईच यूजर कैन हैव अ कस्टमाइज्ड व्यू अप्रोप्रिएट टू देयर नीड्स। अब यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस ओनली थ्रू देयर पर्सपेक्टिव एक्सटर्नल व्यूज विदाउट नोइंग द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट और इंटरनल डिटेल। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास अगर बैंक की डिटेल है, ठीक है, तो मान लीजिए यूजर का नेम है, यूजर का हमारे पास नेम है, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी है, ठीक है, उसका फोन नंबर है, ठीक है, और साथ में मेरे पास उसका अकाउंट नंबर है। भाई लेकिन ये अकाउंट नंबर तो मुझे नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ यूजर का नेम और ईमेल ही चाह रही हूँ कि वो यूजर एक्सेस करे और ये सारी चीजें देख ले, कोई और यूजर ना देखे। तो ये जो मैंने व्यू बना के दिया, अभी आप देखोगे कि डीबीएमएस में हम कई सारे व्यूज भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर ये मैंने व्यू बना के दिया कि इसमें सिर्फ उसका यूजर नेम और ईमेल ही दिखे, तो ये मैंने इसका नाम दिया मान लीजिए व्यू 1। तो यही व्यू सिर्फ यूजर देख सकता है, बाकी के लॉजिकल कॉन्सेप्ट को नहीं दे सकता। लॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब और क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल हैं और कौन कौन सी इसमें एंट्री की गई है, हो सकता है कि इस टेबल के अलावा कुछ और भी टेबल हो, वो किस तरीके से रिलेशनशिप रख रही है, वो कुछ भी इस यूजर को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल लेवल। अब इसी लेवल को अगर हमें क्या करना होता है, अपग्रेड करना होता है, डेटा अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या करे, एक लेवल से दूसरे लेवल पर अगर मूव करे, तो ये किस में आ जाता है, डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस। तो आई होप इसमें लेवल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट, एक सेकंड लाइन भी है इसमें कि this concept ensure that changes how data is stored, structure internally do not impact how user or application access and interact with the data। मतलब डेटा किस तरीके से स्टोर है या फिर किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, और अगर वो अपने लेवल, एक लेवल से दूसरे आर्किटेक्चर में अगर चेंजेस ला रहा है, तो इससे जुड़े डेटा, जो डेटा है उससे जुड़े यूजर्स या फिर एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। मतलब अगर मान लीजिए आपने देखा होगा ना कि सॉफ्टवेयर का वर्जन भी चेंज होता है, ठीक है। वर्जन चेंज का मतलब क्या होता है, वो अपने एक लेवल से ऊपर जाता है, अपग्रेड होता है। अब देखिए एप्लीकेशन अगर अपग्रेड हो रही है या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो अपने यूजर को निकाल देता है, ऐसा नहीं है। एक्सेस, जो यूजर का एक्सेस है या फिर डिटेल है, वो उसके पास रहती ही है, ठीक है। होता है ना कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, लेकिन उस ऐप में क्या किया उसने, कई सारे वर्जन निकाले, उसका कलर चेंज कर लिया, लोगो चेंज कर लिया, लेकिन आप उसके यूजर बने रहते हो, ठीक है। आप मोस्टली आप उसको इंटरनेट बैंकिंग में देख सकते हो, कई सारे ऐप होते हैं जो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसका इंटरफेस चेंज करते रहते हैं, लेकिन अपने यूजर को तो नहीं खोते हैं ना, ठीक है, या फिर मेन फंक्शनैलिटी को तो नहीं खोते। तो सिमिलर डेटा इस तरीके से इंडिपेंडेंट रहे डीबीएमएस में। अब देखिए डेटा इंडिपेंडेंस 2 तरीके का होता है, मैंने 2 तरीके आपको ऑलरेडी डिफाइन किए हुए, लेकिन इसको हम डिपेंडेंसी के थ्रू देखते हैं। एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। फिजिकल को हम क्या कहते हैं, फिजिकल जिसमें हम डेटा को इंटरनली देख सके, डेटा किस तरीके से स्टोर है। फिजिकल में डेटा जो स्टोर है उसने कितना स्पेस लिया है, किस तरीके से स्टोर है। और लॉजिकल में हम देखते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, या डेटा की डिपेंडेंसी क्या है, या डेटा किस तरीके से दूसरे डेटा पे या दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट है या रिलेशनशिप रख रहा है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है, चेंजेस इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लाइक एडिंग, रिमूविंग फील्ड और टेबल्स डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल स्कीमा और यूजर व्यूज। अब इसमें लॉजिकल मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए कि एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, लॉजिकल की बात करें तो वो कॉन्सेप्चुअल ही आ जाता है। अगर एक टेबल बनी हुई है, ठीक है,
इसमें कई सारे कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम में मुझे 2 कॉलम और ऐड करने हैं। अब देखिए 2 कॉलम अगर मैंने ऐड किए हैं तो इसने बाकी के कॉलम को कोई अफेक्ट नहीं किया है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पे लिखा हुआ है डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल स्कीमा और यूजर व्यूज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए यही सेम चीज कि अगर कोई एम्प्लॉय की टेबल है और मुझे कुछ ईमेल का कॉलम ऐड करना है तो हम इजी वे में कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया रिलेशनशिप डेवलप करना है बिटवीन 2 टेबल, मान लीजिए ये तो पहली टेबल है, दूसरी टेबल भी बना दी, तो अगर हम रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि की के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बाकी डिटेल में तो कोई अफेक्ट नहीं हुआ। और फिर मर्जिंग 2 टेबल इनटू व्यू फॉर सिंप्लीफाइड एक्सेस, मतलब अगर 2 टेबल को हमने मर्ज किया है लेकिन हमें व्यू पार्ट सिर्फ इतना ही देना है, बाकी का नहीं देना है, तो वो देखिए डेटा में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, बस हमें वो जो हमें व्यू बनाना है, क्रिएट करना है, वो क्रिएट करके दे रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल का मतलब क्या हुआ? वही सेम जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि डेटा किस तरीके से फिजिकली स्टोर है। एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्टोर विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा, मतलब अगर हम फिजिकली स्टोरेज की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमें स्टोरेज और बढ़ाना है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो डेटा को ही लॉस कर देगा। हम उसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर स्टोरेज बढ़ाते हैं तो वो ऑब्वियस बात है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। स्टोरेज इफिशिएंसी, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा विदाउट चेंजिंग हाउ टू डेटा इज स्ट्रक्चरली लॉजिकल। इसमें भी देखा होगा कि अगर हम डेटा को मूव कर देते हैं सी ड्राइव से डी ड्राइव में, क्योंकि अभी देखा होगा कि सी ड्राइव अगर बहुत ज्यादा भर जाती है या फिर हम कोई भी सॉफ्टवेयर लाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सी ड्राइव में ही जाता है। तो सी ड्राइव बहुत ज्यादा अगर फिल हो गई है तो हम उसका कुछ डेटा निकाल के दूसरी ड्राइव में रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? ये सिर्फ क्या कर रहा है? डेटा को, स्टोरेज को मैनिपुलेट कर रहा है, सिर्फ स्टोरेज को मैनेज कर रहा है, ना कि डेटा में चेंजेस कर रहा है। मतलब उसके लॉजिकल डेटा में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। या फिर हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे एसक्यूएल में भी अगर आप देखोगे तो हम उसमें एज एन इंडेक्स टू स्पीड अप क्वेरीज। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप बुक पढ़ते हो कोई, ठीक है, अगर बुक में अगर आपको पेज नंबर ना दिया जाए, ठीक है, और पेज नंबर क्यों देते हैं? क्योंकि आगे जो सबसे पहला पेज लगा होता है वो होता है इंडेक्सिंग का। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है तो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप पूरी बुक पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है। आप डायरेक्टली इंडेक्स पे जाओ, उस पेज पे जाओ, पेज पे जाने के बाद आप वो टॉपिक डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो इसी को ही हम इंडेक्सिंग कहते हैं। अब इंडेक्सिंग करने से क्या होता है कि क्वेरी की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हुई? वो सिर्फ और सिर्फ उसके एज अ स्टोरेज की बात कर रहा है, ना कि डेटा को चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर स्विचिंग फ्रॉम एचडीडी टू एसडीडी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि पहला जो सिस्टम चलते थे, पहले जो लैपटॉप चलते थे वो हार्ड डिस्क पे चलते थे, मतलब स्टोरेज पे चलते थे, वो परफॉर्मेंस काफी कम देते थे। लेकिन अब तो क्या हुआ? एसडीडी पे चलने लगे हैं, ठीक है। तो जो गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये एसडीडी वगैरह पे होते हैं, काफी सारे एसडीडी पे ही हैं। अब तो सब एसडीडी पे ही लेते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस मैटर करता है, स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। डेटा को वही रखता है लेकिन स्पीड को इंक्रीज करता है। अब ये है कंप्रेसिंग डेटा फाइल टू सेव स्पेस। अब देखिए ये भी आपने देखा होगा कि कई सारे जो फोल्डर होते हैं या फिर फाइल्स होती हैं, अगर वो किसी फोल्डर पे है और यही फोल्डर मुझे किसी दूसरे को शेयर करना है तो हम क्या करते हैं? या तो फोल्डर को कॉपी करके दीजिए या फिर उस फोल्डर का साइज हम कंप्रेस कर देते हैं। फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम जिप फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके हम rar फाइल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जिप फाइल बनाने से क्या होगा? हर एक फाइल क्या होगी? उसकी जिपिंग हो जाएगी, मतलब उसी फोल्डर के अंदर बंद हो जाएगी, पैक हो जाएगी। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्पेस को भी बचाने के लिए करते हैं। और कहां तक हम एक एक फाइल को शेयर करते रहेंगे? बेटर है कि फोल्डर में रखिए, जिप बना दीजिए। तो ये क्या होता है? एक तरीके के फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को करता है, डेटा को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस डेटा के लॉजिकल डेटा को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही लॉजिकल फिजिकल को अफेक्ट करता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए इसके लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यहाँ यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं, तो इस यूनिट को आप
देखिए, समझिए, और कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कमेंट डाउन करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।